साथियों नमस्कार। राजस्थान में होने वाले किसान आंदोलनों के बारे में पढ़ रहे थे और हमारी जो पिछली कक्षा थी उस कक्षा में हमने जो भील जनजाति है उस भील जनजाति के आंदोलनों से जुड़ी हुई कुछ हमने बातें पढ़ी थी। सबसे पहले जो हमने देखा था कि किस प्रकार से जो भील जनजाति है उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है राजस्थान के संदर्भ में। उसके बाद में हमने देखा कि भीलों की क्या ऐतिहासिकता रही है प्राचीन काल से मध्यकाल और मध्यकाल से आधुनिक काल तक आते आते उसमें किस प्रकार से परिवर्तन आया है उसको हमने देखने का प्रयास किया है। और उसके बाद में हमने जो भील आंदोलन है भील जनजाति का जो आपके विद्रोह है उसके चरणों को हमने देखा था कि किस प्रकार से 1800 से लेकर 1860 के बीच में भील जनजाति का आंदोलन का पहला चरण होता है और फिर 1861 से लेकर 1920 में भील जनजाति का दूसरा चरण होता है और ये दोनों ही चरण स्वतःस्फूर्त आंदोलन माने गए हैं। उसके बाद में हमें संगठित प्रतिरोध गोविंद गिरी के नेतृत्व में देखने को मिलता है जिसे हम आपके कह सकते हैं कि एक प्रकार से भील के जो भील आंदोलन हुए हैं उनका जो सांगठनिक रूप से आंदोलन करने का जो आपके हमें पहला पक्ष दिखाई देता है वो आपके गोविंद गिरी जी के नेतृत्व में जो भगत आंदोलन हुआ है वहां दिखाई देता है। उसके बाद में एकी या भोमट क्षेत्र का भील आंदोलन हमें मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में दिखाई देता है। उसकी बात की हमने और सबसे अंत में हमने चरणों में देखा था कि लासोड़ी आंदोलन भी कुछ न कुछ भीलों के आध्यात्मिक और नैतिक पक्ष से जुड़ा हुआ है तो उसकी बातचीत भी हम करेंगे। ये बात हमने देखी थी। तो इस प्रकार से हमने जो भील आंदोलन है उनको चरणों को हमने विभाजित किया था। और उसके बाद का जो हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा विद्यार्थी वो है भील आपके जो जनजाति है उसके कारण। और कारण पढ़ने के बाद में जो भील जनजाति के जो आपके चरणबद्ध जो आपकी घटनाएं हैं उन घटनाओं को हम देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम जो भील जनजाति है उस भील जनजाति के जो आंदोलन है उस आंदोलन के कारण कौन कौन से हैं उन कारणों की हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार भील जनजाति ने जो आपके सामंती शोषण है या औपनिवेशिक सत्ता है उसके खिलाफ किन किन कारणों की वजह से विद्रोह का रूप धारण किया है। वो जो कारण है उन कारणों को हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। कई बार जो आपके आरएस मेंस जैसे जो आपके एग्जाम होते हैं उनमें ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। और दूसरी बात आजकल ऑब्जेक्ट प्रश्न पत्र होते हैं उनमें भी जो कथन कारण वाले प्रश्न आते हैं उनमें भी जो आपके सेंटेंस बेस्ड व्याख्या आधारित जो प्रश्न आते हैं उनमें भी कारण पूछे जा सकते हैं। और फिर हमको टॉपिक पढ़ते हैं अगर हम भील आंदोलन पढ़ते हैं और हमें यही पता नहीं है कि भीलों ने आंदोलन क्यों किया है तो शायद मेरे हिसाब से हम उस टॉपिक के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। समय लग जाए 20-25 मिनट आधा घंटा 1 घंटा लग जाए उसमें कोई दो राय नहीं है पर एक बार पढ़ लेंगे उस चीज को क्योंकि ये जो कारण वगैरह है सारी बातें हमारे टॉपिक की नींव है। नींव को पढ़ लेते हैं तो फिर आपके ऊपर इमारत बनना आपके सरल हो जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि भीलों ने आंदोलन क्यों किया है। और जो हमें पहला सबसे महत्वपूर्ण कारण नजर आता है भीलों के जो आपके प्राकृतिक अधिकार थे जो वो अपने अधिकारों को उपयोग कर रहे थे उन प्राकृतिक अधिकारों को ब्रिटिश सत्ता ने चुनौती दी है। किस प्रकार से हम इस बात को समझेंगे तो आप ये ध्यान रखें कि प्राचीन काल और मध्यकाल जिनकी हम बात पिछली कक्षा में कर चुके हैं भील ऐसे कई सारे अधिकारों को उपयोग करती थी जो उन्हें प्रकृति ने दिए हैं या फिर हम कह सकते हैं कि बाद में मध्यकाल में राजपूत वंश के शासकों ने उनको दिए। आधुनिक काल में जब ब्रिटिशों का नियंत्रण हुआ राजपुताना पर तो उन्हें राजपुताना के अंदर जो भीलों को अधिकार मिले हैं उन अधिकारों को उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम औपनिवेशिक जो आपके हम कह सकते हैं कंपनी है उसने किया है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम इस चीज को समझेंगे हमने कल दो आपके टैक्स पढ़े थे एक तो आपके बोलाई और एक आपके रखवाली टैक्स। और ये दोनों टैक्स क्या है उसकी हमने चर्चा कर ली थी। जैसे भील जनजाति क्या करती थी अपने क्षेत्र से गुजरने वाले जो व्यापारी होते हैं जो काफिले होते हैं उनकी सुरक्षा के बदले व्यापारियों और काफिलों से जो टैक्स लेती थी उसको बोलते हैं बोलाई। इसी प्रकार भील क्षेत्र में निवास करने वाले जो गैर भील जाति है अगर उनकी कोई आवास है खेत खलियान है संपदा है पशु है उनकी सुरक्षा करने के बदले भील जनजाति गैर भीलों से जो टैक्स वसूल करती थी उसको बोलते हैं आपके रखवाली टैक्स। इन दोनों ही टैक्सों की हमने कल चर्चा कर ली थी। ब्रिटिशों ने क्या किया जैसे ही ब्रिटिशों का नियंत्रण राजपुताना पर हुआ इन दोनों ही आपके जो टैक्स है उनको समाप्त कर दिया। उन दोनों ही करों को लेने के जो आपके भीलों के अधिकार है उनको समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से भीलों की जो प्राकृतिक सत्ता है भीलों के जो प्राकृतिक अधिकार है उसे चुनौती देने का काम उसे समाप्त करने का काम ब्रिटिश आपके समूह ने किया। और हम अगर दूसरा उदाहरण लेवे यहाँ पर तो एक विद्यार्थी जो आपके महुआ है और महुआ के फूलों से
भील जन समूह आपके शराब बनाते थे और फिर उस शराब का विक्रय करके वो आपके आर्थिक संसाधन जुटाते थे। ब्रिटिशों ने इस पर भी नियंत्रण लगा दिया। जो आपके वन वगैरह है, वन संपदा है, जिस पर आपके भील अपना अधिकार मानते थे, क्योंकि उनका जीवन वनों पर ज्यादा निर्भर था, जैसे लकड़ी काटना हो गया, पशु चराई हो गया, उन पर भी ब्रिटिश सत्ता ने आपके रोक लगा दी। कुछ भील जन समूह जो आपके जमीन कृषि करते थे, उस जमीन कृषि पर भी ब्रिटिश सत्ता ने रोक लगा दी। और इसको हम आप गए तो भील आपके अलग अलग जगहों पर स्थानांतरित होते रहते थे, जगहों को आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते थे। ब्रिटिशों ने क्या किया, विशेष नियम कायदों के तहत भीलों को एक ही क्षेत्र में निवास करने के लिए, भीलों को एक ही क्षेत्र में निवास करने के लिए मजबूर किया जाने लगा। तो इस प्रकार से आप देखोगे इन सारी चीजों को, तो जो प्राकृतिक अधिकार भील आपके उपयोग कर रहे हैं, उन अधिकारों को, उन आपके हम कह सकते हैं कि उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम औपनिवेशिक सरकार ने किया, ब्रिटिशों ने किया। और भीलों को यह पसंद नहीं था कि कोई उनके प्राकृतिक अधिकारों को आपके चोट पहुंचाए। और इन प्राकृतिक अधिकारों पर जब आपके ब्रिटिशों ने चोट पहुंचाई, तो कहीं ना कहीं भीलों को ये लगा कि अपने अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए हमने कोई प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। तो पहला कारण तो यही हो गया विद्यार्थियों, आपके प्राकृतिक अधिकारों को ब्रिटिश सत्ता के द्वारा आपकी चुनौती देना। दूसरा अगर मैं बात करूं विद्यार्थी यहाँ पर, तो ब्रिटिशों ने 1818 के बाद में जो भील क्षेत्र है, उस भील क्षेत्र में कई सारी पुलिस चौकियां स्थापित कर दी ताकि भीलों का दमन किया जा सके। इसके साथ में ही ब्रिटिश सत्ता ने आपके जगह जगह पर सीमा शुल्क चौकियां स्थापित कर दी। सीमा शुल्क यहाँ तात्पर्य हो गया विद्यार्थियों, जो आपके टैक्स लेने का काम करते थे, जो उनके ऑफिसेस वगैरह होते थे, जगह जगह पर आपके चौकियां स्थापित कर दी। तो पुलिस चौकी की स्थापना से आपके भीलों का दमन हो रहा है, और सीमा शुल्क चौकियां स्थापित करने से भीलों को दो नुकसान हो रहा है। एक तो भील अब स्वयं किसी प्रकार का टैक्स नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि पहले वो कई सारे टैक्स लेते थे, जैसे मोलाई रखवाड़ जैसे टैक्स थे वो लेते थे। अब भील उन टैक्सों को नहीं ले पा रहे क्योंकि वो टैक्स लेने का काम आपके ब्रिटिश ने कर दिया। दूसरी बात, ये सीमा शुल्क चौकियां भीलों से टैक्स लेने लगी। एक तो जो भील खुद टैक्स ले रहे हैं उस पर रोक लगा दी, और दूसरी बात अब ये चौकियां स्वयं जो ब्रिटिशों की है वो स्वयं भीलों से टैक्स ले रही है। तो इस प्रकार दोहरी मार झेलने को पड़ रही है आपके भीलों पर। ये भी एक कारण था। तीसरा कारण था कि ब्रिटिशों ने कई प्रकार के कर आपके जो सीमा शुल्क चौकियां स्थापित की थी वो ले रही थी, कई सारे टैक्स आपके नए जोड़ दिए गए भीलों पर। जैसे एक आपके जैसे नमक हो गया, फिर आपके तंबाकू हो गया, अफीम होगी, इसके बाद में जो कृषि उत्पाद है, जो खाद्यान्न फसलें हैं, उन पर भी जो आपके भील आपके हम कह सकते हैं कि अपने जीवन चलाने के उपयोग में लाई जा रहे हैं, उन पर भी आपके कर लगा दिए गए। तो यहां पर हम देखेंगे विद्यार्थियों किस प्रकार से ब्रिटिशों के द्वारा नवीन टैक्सेस सिस्टम लाई है, चाहे वो नमक हो, तंबाकू हो, अफीम हो, कृषि उत्पाद हो, उन पर भी आपके टैक्स लिए जाने लगा। और ये टैक्स ब्रिटिशों के द्वारा स्थापित सीमा शुल्क चौकियां लेती थी, और लेने वाला काम किससे करती थी विद्यार्थियों, आपके भीलों से। तो जो इकाई स्वयं टैक्स ले रही थी, अब उनसे टैक्स लेने का काम आपकी ब्रिटिश कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ये स्थितियां भीलों के अनुकूल तो नहीं है, ये भीलों के प्रतिकूल ही है, और प्रतिकूल परिस्थितियों का विरोध आपके फिर भीलों ने किया है। अगले अगर हम बात करेंगे विद्यार्थियों, ब्रिटिशों की अमानवीय शैली। अब इस अमानवीय शैली से यह तात्पर्य हो गया विद्यार्थियों, जैसे कोई भी कार्य ब्रिटिश करते हैं, चाहे वो टैक्स लेने का काम हो, चाहे वो समझौता करने का काम हो, चाहे एक क्षेत्र में शांति स्थापित करने का काम हो, ये सारे के सारे काम ब्रिटिश मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर नहीं कर रही। जैसे अगर मान लीजिए भीलों से किसी प्रकार का टैक्स वसूला जा रहा है ब्रिटिशों के द्वारा, तो टैक्स वसूलते समय भीलों का शोषण किया जा रहा है, उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उनको अमानवीय यातनाएं दी जा रही है। तो जो कार्य किया जा रहा है वो कार्य मानवीयता के अनुकूल नहीं है, वो मानवीय परिस्थितियों के प्रतिकूल है, अमानवीय दशाएं हैं, ये वैज्ञानिक तरीके हों। अगर फिर हम बात करेंगे, जैसे बिलों से कई प्रकार की बेगार ली जाती थी, वे बेगार आपके ब्रिटिश पदाधिकारी भी लेते थे, और यही बेगार आपके कुछ सामंती सत्ता भी लेती थी। बेगार ली जा रही है ये कोई बात नहीं है, लेकिन उस बेगार को करवाने की जो दशाई वो भी अमानवीय थी, जबरन करवाया जा रहा है, बिना किसी पारिश्रमिक कार्य करवाया जा रहा है, उसको हम बेगार बोलते हैं। और ये बेगार करने के बाद भी भीलों पर अत्याचार किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, ये बात भी भीलों के अनुकूल नहीं थी। इसके साथ में ही आपके जो भीलों के बच्चे होते थे, उनकी जो महिलाएं होती थी, उनको आपके बंधक बना लिया जाता था। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि निरंतर भीलों पर
आपके अत्याचार किया जा रहा है, उनकी स्थिति, उनकी परिस्थिति को और उनके जीवन को दमित करने का काम ब्रिटिश सत्ता के द्वारा आपके यहाँ पर किया जा रहा है। अगला जो कारण यह है विद्यार्थियों, जो भीलों की सामाजिक स्थिति है या फिर जो उनकी धार्मिक भावनाएं हैं, उनमें ब्रिटिशों ने निरंतर हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। अब ये कैसे? जैसे भीलों की कई सारी प्रथाएं हैं जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता ने आप रोक लगा दी। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखना पड़ेगा कि भीलों में एक प्रथा थी विद्यार्थियों, डायन प्रथा। हालांकि ये प्रथा कोई अनुकूल नहीं है, कोई मानवीय नहीं है, कोई वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन इस प्रथा को भील मानते थे। लेकिन इस डायन प्रथा पर आपके ब्रिटिशों ने रोक लगा दी, इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो भीलों ने इसे अपने समाज, उसने अपनी धार्मिक मान्यता पर चोट समझी। उनका यह मानना था कि ब्रिटिश अपने कानूनों के माध्यम से भीलों की सामाजिक और धार्मिक स्थिति में हस्तक्षेप कर रही है, उसकी सत्ता को चुनौती देने का आपके काम यहाँ पर किया जा रहा है। एक यहाँ पर आप विद्यार्थियों, उदयपुर के अंदर एक स्थान है धुलेव, और धुलेव के अंदर आपके ऋषभदेव जैन मंदिर है। ये जो ऋषभदेव जैन मंदिर है, ये भीलों के लिए भी आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। उदयपुर की जो राज्य सरकार है, उदयपुर के जो आपके शासक है, उन्होंने इस आपके मंदिर पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। यहां तक कि इस मंदिर के जो पुजारी, जिनके बारे में आगे बढ़ेंगे, खेमराज भंडारी, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर इस मंदिर को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया। और भीलों के लिए आध्यात्मिक दृष्टि से मंदिर बड़ा महत्वपूर्ण था और एक प्रकार स्वतंत्र मंदिर था। तो इस मंदिर को अपने अधीन लेने की जो राज्य की नीति है, ब्रिटिशों की नीति, क्योंकि राज्य ब्रिटिशों के अधीन थे, तो इस प्रकार से कार्य करने से एक प्रकार के जो कि भील है, उनके आध्यात्मिक मान्यताओं पर चोट लगी। अगर इसके साथ धार्मिक स्तर से बात करेंगे तो विद्यार्थी जो भील हैं, वो संसाधनों पर सामूहिक अधिकार मानते थे। जो हमारे प्राचीन जनजाति हैं, उस जनजाति में निजी अधिकार जैसी कोई कल्पना नहीं थी, कोई अवधारणा नहीं थी। वे संसाधनों पर सामूहिक नियंत्रण की बात को स्वीकार करते थे। लेकिन ब्रिटिश जब आए, क्योंकि ब्रिटिश पूंजीवाद के समर्थक थे और पूंजीवाद सामूहिकता की जगह निजी संपत्ति पर बल देते, तो ब्रिटिशों ने आपके सामूहिक संपत्ति की जगह निजी संपत्ति को बढ़ावा दिया भील क्षेत्र के अंतर्गत। और भीलों को लगा कि उनके सामाजिक समरसता को तोड़ने का एक तरीका है, जहां उनकी सामूहिकता की अवधारणा है जिससे भील एकजुट होते हैं, उसकी जगह निजी अवधारणा को बढ़ावा देकर भील जनजाति के जो अंदर विश्वास है, एकता, उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यहां हम देख रहे हैं कि उनके सामाजिक और उनके जो धार्मिक जीवन है, उसमें भी आपके हस्तक्षेप किया जा रहा है। अगला जो हमें कारण नजर आता है विद्यार्थियों, वो है 1818 की संधियां, और उनके बाद में जो आपके भील सेना है वो आपके बेरोजगार हो गई। अब ये कैसे विद्यार्थियों? तो 1818 से पूर्व जो सामंती सेना, ये जो आपके शासकों की सेना होती थी, उसमें भील सैनिकों के रूप में कार्य करते थे। और हमने देखा कि महाराणा प्रताप के समय भी कई आपके जो भील समूह है वो आपके सेना में काम कर रहे थे, और भीलों को मेवाड़ के राज चिन्ह में भी स्थान दिया गया था। लेकिन 1818 की संधि के बाद में, क्योंकि अब शासक ब्रिटिश सेना के अधीन हो चुके हैं, उनके अधीन रहकर कार्य कर रहे हैं, तो सामंती सेना या शासकों की सेना को आपके हम एक तरह से कह सकते हैं नष्ट कर दिया गया है। जैसे सामंती सेना और शासकों की सेना समाप्त हुई है, तो उस सेना में सैनिक के रूप में कार्य कर रहे भील बेरोजगार हो गए। और भीलों ने अपनी इस बेरोजगारी के प्रमुख कारण ब्रिटिशों को माना, क्योंकि ब्रिटिशों से आने से पूर्व वो सेना में रोजगार प्राप्त कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश सेना आने के बाद वो बेरोजगार हो गए। तो अपनी इस बेरोजगारी के कारण भी उन्होंने ब्रिटिशों को माना, और ये भी एक भील आपके विद्रोह का कारण था। एक कारण विद्यार्थियों 1881 के अंतर्गत माना गया है, जब मेवाड़ के अंतर्गत जनगणना हो रही थी। ये बड़ा ही आपके रोचक है विद्यार्थियों। मेवाड़ रियासत में 1881 के अंतर्गत जनगणना का कार्य शुरू हुआ, और भीलों को इस बारे में लगा कि जब भीलों के क्षेत्र में जनगणना करने गए, जनगणना के जो पदाधिकारी हैं, तो उनको ऐसा लगा कि ये जो जनगणना पदाधिकारी हैं, भीलों की संख्या को गिनेंगे, गिनने के बाद में उन पर अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाएंगे। ये कुछ अफवाहें भी ऐसी फैल गई कि उनका ये मानना था कि जो काले भील होते हैं उनको काले महिलाएं दे दी जाएगी, जो गोरे भील है उनको गोरी महिलाएं दे दी जाएगी, जो पतले भील है उनको पतले महिलाएं दे दी जाएगी। इस प्रकार की अफवाहें भी फैल गई। उनको ऐसा लगा कि जो उनके जो सामाजिक एक प्रकार के बंधन है, उनके जो धार्मिक और पवित्र रिश्ते हैं, उनके अंदर बिखराव हो जाएगा। ऐसा अफवाहें फैला दी गई इस जनगणना के कारण, और इस जनगणना को फिर भील जन समूह एक प्रकार से संशय की दृष्टि से देखने लगा, संदेहात्मक दृष्टि से देखने लगा। उनको लगा कि उनके परिवार टूट जाएंगे और अनैतिक कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए इस जनगणना का विरोध आपके भीलों ने किया, क्योंकि जनगणना ब्रिटिशों के नियंत्रण में हो रही थी। तो जाहिर सी बात है, इस जनगणना का कारण भी उन्होंने ब्रिटिशों को मान लिया, और यह भी एक आपके जो भील जनजाति है उसके आंदोलनों का आपके एक कारण बना। इसके अलावा विद्यार्थी कुछ कारण है, उन कारणों की अगर मैं चर्चा करूं, जैसे जो 8वां कारण हमें नजर आ रहा है,
भील क्षेत्र के अंतर्गत बाह्य तत्वों का प्रवेश। अब यहाँ पर बाह्य तत्वों का प्रवेश का मतलब हो गया, भील क्षेत्र के अंतर्गत अंग्रेजों के आने के बाद ब्रिटिश पदाधिकारी भी आ रहे हैं, इसी तरह आपके महाजन भी आ रहे हैं, व्यापारी भी आ रहे हैं, किसान भी आ रहे हैं, श्रमिक भी आ रहे हैं। जो ब्रिटिश समर्थित जो लोग हैं वो धीरे धीरे करके आपके भील क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, और न केवल प्रवेश कर रहे हैं बल्कि इस बाह्य तत्वों के आने की वजह से भील एक प्रकार से ऋण जाल की स्थिति में फंस गई। कैसे? मानी कोई महाजन भील क्षेत्र में आया है और वो महाजन फिर भीलों को उनकी आवश्यकता के लिए ऋण देता है, लेकिन भील उस ऋण को चुका नहीं पाता, तो उस ऋण को चुकाने के लिए किसी और से ऋण लेता है, फिर दूसरे ऋण को चुकाने के लिए फिर तीसरे व्यक्ति से ऋण लेता है, और तीसरे ऋण को चुकाने के लिए फिर चौथे व्यक्ति से ऋण लेता है। तो इस प्रकार से ऋण जाल में फंस जाता है, और जिस जैसे वो ऋण जाल में फंसता गया, और अंत में क्या होता है कि उसको अपने ऋण चुकाने के लिए पूरे परिवार को एक प्रकार से अपने सारे के सारे परिवार के सदस्यों को उस महाजन को सौंपना पड़ जाता है। तो भील ऋण जाल के अंदर फंस गई। एक प्रकार से जो भीलों की जो सामाजिक समरसता है, वो सामाजिक समरसता इन बाह्य तत्वों ने समाप्त कर दी। तो बाह्य तत्वों को आने से उनके सामाजिक जो बंधन है, उनके जो सामाजिक जो मान्यता है, उसको बिखराव नजर आने लगा। जो बाहरी तत्व है, जो एक प्रकार से व्यापारी तत्व है, पूंजीवादी तत्व है, उन्होंने हमारी प्राकृतिक एक प्रकार से गौरवान्वित जो भील जनजाति है उसके समाज को तोड़ने का प्रयास किया। यह भी इनके आंदोलनों का विद्यार्थियों का आपके कारण बनाया। एक विद्यार्थी इसमें एक कारण भी है, जो आपके ब्रिटिशों ने क्या किया है, कुछ आपके जंगलात नियम बनाए हैं। जैसे आपके ब्रिटिशों का भील क्षेत्र पर नियंत्रण धीरे धीरे स्थापित हो गया, उन्होंने जंगल से जुड़े कुछ नियम बनाए हैं। जंगल की जमीनों को बड़े बड़े जो पूंजीपति है, व्यापारी है, उनको उन्होंने लीज पर दे दिया। क्षेत्र है भीलों के, नियंत्रण उन पर भीलों का था, लेकिन ब्रिटिशों ने जंगलात नियम स्थापित करके वे जंगल किसी दूसरी थर्ड पार्टी को आपके लीज पर दे दी, किराए पर दे दी। अब जिस व्यक्ति को ये जंगल की जमीन किराए पर मिली है, वह व्यक्ति भीलों को वहां पर किसी प्रकार के अधिकारों का उपयोग करने नहीं दे रही। तो ये स्थितियां भी भीलों के लिए आपके प्रतिकूल थी। और इन सब आपके कारणों के बाद में एक जो हमें एक और कारण नजर आता है विद्यार्थियों, वो है दमन चक्र का। जब ये सारे आपके कारण बढ़ रहे हैं, तो भीलों ने इन सारी चीजों का आपके प्रतिरोध किया। जैसे भीलों ने प्रतिरोध किया तो ब्रिटिश ने उनका दमन किया, जैसे ब्रिटिशों ने दमन किया तो भीलों ने उस दमन का फिर से प्रतिरोध किया, और उस प्रतिरोध को रोकने के लिए ब्रिटिशों ने फिर से भीलों का दमन किया। तो एक प्रकार से क्रम बनता जा रहा है, विरोध, दमन, विरोध और दमन। और ये चक्र भी कहीं ना कहीं भीलों के अंतर्गत अशांति उत्पन्न कर रहा था। भीलों को ऐसा लग रहा था कि जो क्षेत्र उनके हैं, जो आवास उनके हैं, जो अधिकार उनके हैं, वे क्षेत्र, वे आवास, वे अधिकार धीरे धीरे उनसे दूर होते जा रहे। वो अपना आप को वंचित महसूस कर रहे थे, और अपने इस वंचित जो उनकी मनस्थिति है, जो अभाव की उनकी जो स्थिति है, उस स्थिति को रोकने के लिए, उस स्थिति से बचने के लिए जिन तत्वों ने उन स्थितियों को उत्पन्न किया है, उन तत्वों को सबक सिखाने के लिए या फिर उन तत्वों को रोकने के लिए फिर भीलों ने जो आंदोलन किए हैं, उन आंदोलनों को हम भील आंदोलन के नाम से आपके जानते हैं। तो विद्यार्थियों देखिए कितने सारे कारण हैं। प्राकृतिक अधिकारों को ब्रिटिश सत्ता ने चुनौती दी, पुलिस चौकियां, सीमा शुल्क चौकियां स्थापित की, टैक्सेस सिस्टम आया। ये मानवीय शैली है ब्रिटिशों की। सामाजिक धार्मिक हस्तक्षेप है। 1818 की जो संधियों से सैनिक बेरोजगार हुए हैं, 1881 की मेवाड़ी जनगणना हुई है, बाह्य तत्वों का प्रवेश है, जंगलात नियम आपके अंग्रेजों ने बनाए हैं, और दमन चक्र की प्रक्रिया। ये सारे के सारे कारण हम देखते हैं। और अब आप खुद सोचिए, तो इतने सारे कारण बन जाएंगे तो कोई भी एक सम्मानित जनजाति समूह, कोई भी एक आपके सामाजिक समूह इन इस प्रकार की जो आपके हम कह सकते हैं कि दशाएं हैं, उनका प्रतिरोध तो करेगी। और यही काम फिर आपके हमारे भील जनजाति ने किया है। अब भील जनजाति ने जब इनका विरोध किया है, तो विरोध करने पर फिर कई सारी घटनाएं हमारे सामने आई है। और अब हम वो घटनाएं कौन कौन सी घटित हुई है, किन किन चरणों में घटित हुई है, उनके बारे में जानने का आपके प्रयास करते हैं। जो आपकी गाइडें वगैरह होती है, वो इस भील जनजाति को यहीं से शुरू करती है, लेकिन हमने घटनाओं से पहले उनकी भौगोलिक स्थिति को देखा, उनकी ऐतिहासिकता को देखा, भील आंदोलनों को कौन कौन से चरणों में बांटकर हम पढ़ेंगे वो हमने बात देखी, और फिर हमने कारणों को देखा। अब कारणों के बाद प्रमुख जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं पर हम चर्चा कर लेते हैं। भील आंदोलन की जो प्रमुख घटनाएं हैं, भील आंदोलन समझ में जो प्रमुख घटनाएं हैं, उन घटनाओं की अगर चर्चा करेंगे, तो जब हमने भील आंदोलन के चरणों को देखा, तो सबसे पहले हमने कहा था कि जो आपके 1818 से लेकर 1860 और फिर आपके 1861 से लेकर 1900 तक
भीलों के संबंध में, भील आंदोलन के संबंध में जितने भी घटनाएं होती हैं, जितने भी आंदोलन होते हैं, हम उन आंदोलनों को विद्यार्थियों स्वतः स्फूर्त आंदोलन के नाम से जानते हैं। और स्वतः स्फूर्त आंदोलन हमने जो नाम दिया है, उसके पीछे कारण यह है कि 1800 से लेकर 1900 के मध्य जितने भी हमें भील आंदोलन, भीलों से जुड़ी हमें आंदोलन जुड़ी घटनाएं दिखाई देती है, उसमें हमें कोई राष्ट्रीय या आगे प्रादेशिक स्तर पर एक नेता का नेतृत्व दिखाई नहीं देता है, किसी एक संगठन का नेतृत्व दिखाई नहीं देता है। जगह जगह पर अलग अलग भील जाति के समूह ने विद्रोह किए हैं और ब्रिटिशों ने फिर उन विद्रोह को दबाया है, और उस विद्रोह को दबाने से किसी अन्य क्षेत्र में वापस विद्रोह खड़े हुए हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने विभिन्न प्रकार के तौर तरीकों से आंदोलन करने का प्रयास किया है। ये अपने आप होने वाला आंदोलन है, इसमें किसी विशेष संगठन या हम कह सकते हैं विशेष प्रकार के संस्थानों का योगदान नहीं है। इसलिए इन समय के अंदर होने वाली घटनाओं, उनके आंदोलनों को हम क्या बोलते हैं, आपके स्वतः स्फूर्त आंदोलन। जब हम पढ़ लेंगे तो फिर हम भगत आंदोलन को पढ़ेंगे, और जब भगत आंदोलन को पढ़ेंगे तो उसके बाद हम एक ही या भोमट क्षेत्र के आंदोलन को पढ़ेंगे, और सबसे अंत में फिर हम जाकर हम लासोड़ी आंदोलन के बारे में देखेंगे। क्योंकि हमारी शुरुआत हमें 1818 से करनी है, तो कैसे कारण हमने पढ़ लिए, इन सारी घटनाओं के कौन कौन से कारण है, इस आंदोलन के कौन कौन से कारण, उनकी चर्चा हमने कर ली है। सबसे पहले जो भीलों का आंदोलन हुआ था, जिससे आपके रियासत में हुआ था, जिस क्षेत्र में हुआ था, वह था विद्यार्थियों आपके उदयपुर। उदयपुर के अंदर विद्यार्थियों 1818 के अंदर ही भीलों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। भीलों ने यह माना कि जो आपके सामंती शोषण है या फिर औपनिवेशिक साम्राज्य है, उन्होंने हमारे परंपरागत अधिकारों को चुनौतियां दी है, हमारे परंपरागत अधिकारों को तोड़ने का काम किया है, हमारी स्वतंत्रता को कुचलने का काम किया है। तो सबसे पहले उदयपुर के अंदर 1818 के अंदर जो भील जन समूह है, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और जैसे ही अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, तो ये स्वतंत्रता जो ब्रिटिश सत्ता है और उसके साथ में जो सामंती, आपके हम कह सकते हैं कि सामंती जो व्यवस्था है, उन दोनों को चुनौती दी। तो यहाँ पर भीलों ने सबसे पहले चुनौती देने का काम आपके 1818 के अंतर्गत किया। भीलों के इस आपके चुनौती को रोकने का काम एक प्रकार से हम कह सकते हैं प्रयास मेवाड़ के जो प्रथम पॉलिटिकल एजेंट थे कर्नल जेम्स टोड ने किया। कर्नल जेम्स टोड ने आपसी बातचीत और समझौते के माध्यम से भीलों को शांत करने का प्रयास किया। लेकिन जो कर्नल जेम्स टोड है, ये कर्नल जेम्स टोड अपने इस नीति के अंदर विद्यार्थियों आपके असफल हो जाता है। तो 1818 में जब आपके भील जन समूह सबसे पहले आंदोलन खड़ा किया, उन्होंने आंदोलन करने का प्रयास किया, तो उनको रोकने का काम कर्नल जेम्स टोड ने किया था, हालांकि उसमें सफल नहीं हो पाए। फिर 1820 के अंतर्गत आपके ब्रिटिश सैन्य दल आया। 1820 के अंतर्गत उदयपुर के अंदर होने वाले इससे आपके आंदोलन को रोकने के लिए ब्रिटिश सैन्य दल को भेजा गया। लेकिन ये जो ब्रिटिश सैन्य दल है, ये भी विद्यार्थी आपके असफल रहा। जो 1820 के अंदर आने वाले दल भी आपके असफल हो गया है। 2 साल बाद 1823 में 1823 के अंतर्गत फिर से एक ब्रिटिश सैन्य दल आया, और इस ब्रिटिश सैन्य दल के साथ में आपके सामंती सेना भी थी। और सामंती सेना और ब्रिटिश दल दोनों ने मिलकर भीलों पर हमला किया और उनके आंदोलन का क्या कर दिया, विद्यार्थियों आपके दमन कर दिया। तो 1818 के अंतर्गत भीलों ने जिस आंदोलन को शुरू किया है, उसको एक तरीके से 1823 में हम कह सकते समाप्त तो नहीं, लेकिन उनका दमन करने का आपके प्रयास किया है। जब हम भीलों की भौगोलिक स्थिति को पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था कि मेवाड़ के साथ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के अंदर भी भील निवास करते थे, और वहां पर भी भीलों ने आपके विद्रोह किए। उदयपुर के बाद में 1818 के विद्रोह के बाद में 1825 के अंतर्गत आपके जो वागड़ क्षेत्र है, जहां पर हमें 2 क्षेत्र दिखाई देते हैं, डूंगरपुर और आपके बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र के जो भील हैं, उन्होंने भी आपके विद्रोह कर दिया। हालांकि जो इनका विद्रोह है उसी साल आपके समाप्त हो गया, और फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो शासक हैं, उन शासकों ने भीलों से समझौता कर लिया, और इस समझौते के बाद में इन दोनों क्षेत्रों में आपकी शांति स्थापित होगी। तो उदयपुर के हम क्षेत्र में देखते हैं कि वहां पर बातचीत के माध्यम से शांति स्थापना नहीं हुई है, वहां पर सैन्य दल आई है। लेकिन डूंगरपुर बांसवाड़ा होने वाले जो आपके आंदोलन है, वहां पर हमें विद्यार्थी एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपके समझौते के माध्यम से शांति स्थापना की बात हमें नजर आ रही है। अगले ही वर्ष 1826 के अंतर्गत मेवाड़ के क्षेत्र में फिर से भील विद्रोह हो गया। लेकिन इस बार आपको ध्यान रखना है, 2 आपके जो भील नेता है, एक का नाम है आपके दौलत सिंह और दूसरे का नाम है आपके गोविंदराव। जब आप विद्यार्थियों गाइड पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये नाम नजर नहीं आएंगे, लेकिन आप ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें पढ़ेंगे तो ये घटनाएं आपको क्रमबद्ध रूप से 1818 से लेकर 1826 क्रमबद्ध रूप से दिखाई देगी, क्योंकि ये स्वतः स्फूर्त हैं, अपना आप आंदोलन हो रहे हैं भीलों के, इसीलिए हम इनको स्वतः स्फूर्त आंदोलन बोलते हैं। यहाँ किसी एक व्यक्ति, एक संस्था, एक संगठन का नेतृत्व नहीं।
1826 के अंतर्गत मेवाड़ में होने वाले जो आंदोलन है, उस आंदोलन का कुछ हद तक नेतृत्व दौलत सिंह और गोविंद राय ने किया। ये आंदोलन जब किया गया तो इसी समय भीलों ने सबसे पहले आपके पुलिस चौकियों को जलाया, क्योंकि हमने जब आपके कारणों की चर्चा की थी तो हमने ये बात पढ़ी थी कि पुलिस चौकियां भीलों का दमन करती थी। उनके लिए और उनके, हम कह सकते हैं, समाज के लिए मानवीय दशाओं का निर्माण आपकी पुलिस चौकियां करती थी। तो पुलिस चौकी एक प्रकार से ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक था, उनकी शक्ति का प्रतीक था। तो उनकी शक्ति और उनकी सत्ता को चुनौती देने के लिए दौलत सिंह और गोविंदा के नेतृत्व में भीलों ने पुलिस चौकी को जला दिया। और क्योंकि अब इस जो आपके 1826 होने वाले आंदोलन है उसको शांत रखने के लिए फिर 1828 के अंतर्गत जो आपके ब्रिटिश सत्ता है और जो आपके, हम कह सकते हैं कि मारवाड़ के जो शासक है, उन्होंने 1828 के आसपास भीलों से फिर से एक समझौता किया। और इस समझौते में तय कर दिया गया कि जो इस आंदोलन के जो मुखिया हैं दौलत सिंह, वो आपके एक प्रकार से आत्मसमर्पण कर देंगे। लेकिन आत्मसमर्पण करने के बाद में उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। एक आपके जागीर है जिसका नाम है बबूलवाड़ा। ये बबूलवाड़ा जागीर किसको दे दी जाएगी विद्यार्थियों? आपके दौलत सिंह को दे दी जाएगी। एक और भीलों की जागीर थी जिसका नाम था जवास, जिस पर आपके अंग्रेजों ने नियंत्रण कर लिया था और भीलों ने इस बात का भी विरोध किया था। इसी समझौते के तहत जो जवास भील है, उससे, माफ कीजिए, जवास क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर फिर से किसका अधिकार स्वीकार कर लिया गया? आपके भीलों का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। तो एक तरफ से तो दौलत सिंह आत्मसमर्पण कर रहे हैं, इससे आंदोलन को शांति स्थापित करने का काम कर रहे हैं। उनके बदले में जो बबूलवाड़ा जो क्षेत्र है वो आपके दौलत सिंह को दिया जा रहा है, और जवास क्षेत्र जिस पर ब्रिटिशों ने, हम कह सकते हैं, जबरन अधिकार कर लिया है, भीलों का ये क्षेत्र था, वापस इसको लौटा दिया गया, आपके भीलों को लौटा दिया गया। तो एक प्रकार से बराबरी का समझौता हुआ है। और इस तरह आपके 1828 के अंतर्गत एक बार तो भील जो गतिविधियां वो आपके शांत होगी। इसके बाद में जो हमें अगली घटना विद्यार्थी मिलती है वो 1833 में मेवाड़ का एक आपके जूड़ा क्षेत्र है। ये भी भील बाहुल्य क्षेत्र है, और जूड़ा क्षेत्र के जो आपके जो भील हैं उन्होंने आपके हमला कर दिया। और यहाँ पर ये बड़ा आपको ध्यान रखना है, जब जूड़ा क्षेत्र में जो भील विद्रोह हुआ तो उस समय भीलों ने आपके जो 8 पुलिस अधिकारी है, ब्रिटिश अधिकारी है, उनकी हत्या कर दी। तो पुलिस चौकियों को जलाया जा रहा है, पुलिस अधिकारियों की हत्या की जा रही है। अब आप देखेंगे विद्यार्थियों, 1818 से लेकर और 1833 तक, इन सालों में निरंतर आपके भीलों के द्वारा कोई ना कोई, किसी न किसी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। भील कोई घटना करते हैं तो ब्रिटिश उनका दमन करते हैं, वापिस भील उनकी प्रतिक्रिया करते हैं तो ब्रिटिश उनका दमन करते हैं। एक अगर संक्षिप्त रूप में कहें तो ब्रिटिश और आपके जो शासकों की जो आपकी नीतियां हैं वो अपने, जैसे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा बात करूं तो वहां स्थायी शांति स्थापित करने में आपके असफल हो गई है। इसी समय विद्यार्थियों 1838 के आसपास, इस तारीख को आप याद नहीं रखें लेकिन इस व्यक्तित्व को जरूर आप याद रखेंगे। 1838 के आसपास एक ब्रिटिश पदाधिकारी थे स्पीयर्स ने सबसे पहले आपके ईस्ट इंडिया कंपनी, हम कह सकते हैं, और मेवाड़ के जो राणा है उनको एक आपके सुझाव दिया कि अगर हमें इन क्षेत्रों में स्थायी शांति स्थापना करनी है तो हमें एक सैनिक टुकड़ी की स्थापना करनी पड़ेगी। अगर हमने एक सैनिक टुकड़ी की स्थापना कर दी तो वो सैनिक टुकड़ी जाहिर तौर पर यहाँ पर शांति स्थापना कर सकती है। हमने पहले भी देखा था, जब हमने मेर आंदोलन पढ़ा था, उसके बाद हमने मीणा आंदोलन पढ़ा था, तो वहां पे देखा था कि मेर आंदोलन को रोकने के लिए मेर रेजिमेंट बनी और मीणाओं के आंदोलन को रोकने के लिए मीणा बटालियन बनी, जो आगे जाकर 1921 में मीणा कोर्प्स के नाम से पुनर्गठित की गई थी। और ऐसे ही कुछ बात आपके यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है, लेकिन मेवाड़ के राणा ने इस बात को स्वीकार कर दिया। उन्होंने ये इस मांग को समाप्त कर दिया कि कोई सैनिक टुकड़ी स्थापित की जाएगी। लेकिन अगले साल 1839 के अंदर उदयपुर के अंदर के जो भील विद्रोह है वो अपने चरम पर था। अब महाराणा को भी ये लगा, उस समय महाराणा जो सरदार सिंह थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे, जो उस समय के जो महाराणा थे उनका नाम था आपके सरदार सिंह, और सरदार सिंह को यह लगा कि अगर हमें मेवाड़ के अंतर्गत वास्तविक स्थायी शांति स्थापित करनी है तो कहीं ना कहीं हमें एक सैनिक टुकड़ी की आवश्यकता है जो भीलों से ही बने। इसी प्रकार विद्यार्थियों, जो आपके 2 ब्रिटिश पदाधिकारी हैं उनके नाम आप यहाँ पर याद रखेंगे। जो एक ब्रिटिश पदाधिकारी है उनका नाम है विद्यार्थियों आपके सदरलैंड, और सदरलैंड के साथ विद्यार्थियों आपके दूसरे जो ब्रिटिश पदाधिकारी उनका नाम है रॉबिन्सन। यहाँ पर वापस सदरलैंड और रॉबिन्सन ने सुझाव दिया फिर से सरदार सिंह कि आप एक आपके स्थायी सैनिक टुकड़ी की स्थापना पर अपनी सहमति दे। तो पहले जो स्पीयर्स ने आपके सुझाव दिया था उसको तो राणा ने स्वीकार कर दिया, लेकिन सदरलैंड और रॉबिन्सन के जो सुझाव थे उस सुझाव को सरदार सिंह ने आपके मान लिया, मेवाड़ के राणा ने आपके मान लिया।
तो इस प्रकार से जैसे मेवाड़ के राणा से सहमति मिली, तो उसके कुछ वर्षों के बाद में 1841 में मेवाड़ क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र के भीलों को नियंत्रण करने के लिए जिस सैनिक टुकड़ी का निर्माण किया गया उसको बोलते हैं आपके मेवाड़ भील कोर। और ये नाम आपने खूब सुना होगा एमबीसी का, मेवाड़ भील कोर का। असिस्टेंट प्रोफेसर में शायद ये सवाल आया था कि मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई थी, तो शायद ये आपके 1841 में हुई है। और उस समय मेवाड़ के जो शासक थे उनका नाम था आपके सरदार सिंह। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें विद्यार्थियों, जो मेवाड़ भील कोर है उसका वार्षिक खर्च आपके 1,20,000 रुपए माना गया था। ये सैनिक टुकड़ी भले ही आपके ब्रिटिशों ने स्थापित की है, लेकिन इस सैनिक टुकड़ी का जो आर्थिक भार है वो ब्रिटिश वहन नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रिटिशों का मानना था कि इस सैनिक टुकड़ी का उद्देश्य मेवाड़ और उसके आसपास की जितनी भी आपकी रियासत है उनमें शांति बनाए रखना है। तो शांति भारतीय रियासतों के अंदर स्थापित हो रही है, राजपुताना की रियासतों के अंदर स्थापित हो रही है, तो आर्थिक भार भी राजपुताना की रियासतों को उठाना पड़ेगा। तो इस 1,20,000 में से जो 50,000 रुपए की राशि है वह तो आपके मेवाड़ के राणा पर डाल दी गई, और जो बाकी बच्चे आपके 17,000 की राशि है उसके लिए जो आपके डूंगरपुर के बाद में बांसवाड़ा और बांसवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़ के शासकों पर डाल दी। इस प्रकार से 1,20,000 रुपए जो वार्षिक खर्च था मेवाड़ भील कोर का, वो ब्रिटिशों ने नहीं किया, भारतीय या राजपुताना के शासकों पर डाल दिया गया। इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय विद्यार्थियों आपके खेरवाड़ा रखा गया, और खेरवाड़ा विद्यार्थी वर्तमान में कहाँ पे, उदयपुर में। इस प्रकार से मेवाड़ भील कोर की स्थापना। बच्चे रटते हैं मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई है, किसने की है, लेकिन ये नहीं पढ़ पाते हैं कि क्यों हुई है। जिसने क्यों का जवाब ढूंढ लिया वो कैसे के जवाब भी ढूंढ लेगा, कब का जवाब भी ढूंढ लेगा और कहाँ का जवाब भी ढूंढ लेगा। पर जिसको क्यों का जवाब नहीं आता है, जिसकी नींव मजबूत नहीं है, फिर वो 10 बार हटेगा 1847 और परीक्षा में जाकर भूल जाएगा। लेकिन अगर आपने सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से 1818 से पढ़ना शुरू किया है, तारीख याद नहीं रखें, केवल क्रम आपको याद रखना है। और 1818 से 1841 के बीच में जो प्रक्रियाएं हुई है उन प्रक्रियाओं की उपज आपके मेवाड़ भील कोर है। तो ये इस प्रकार से आपके एक सैनिक टुकड़ी की स्थापना की गई है। ब्रिटिशों का मानना था कि सैनिक टुकड़ी के साथ प्रशासनिक तौर पर भी काम करना पड़ेगा भीलों को नियंत्रण करने के लिए। तो विद्यार्थियों एक आप नाम पढ़ते हो मगरा क्षेत्र। मगरा क्षेत्र क्या है विद्यार्थियों की, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में जो अवशिष्ट पहाड़ी क्षेत्र है, उस पहाड़ी क्षेत्र जो भील बाहुल्य क्षेत्र है उसको बोलते थे मगरा क्षेत्र। और ब्रिटिशों को लगता था कि मगरा क्षेत्र अशांति का केंद्र बिंदु है, भील यही से ही आपके सारी क्रियाएं करते हैं। तो इस मगरा क्षेत्र पर भी ब्रिटिशों ने नियंत्रण कर लिया। यहाँ पर ब्रिटिश पदाधिकारी नियुक्ति कर दी जो मगरा क्षेत्र पर नियंत्रण रखेंगे, और इस मगरा क्षेत्र पर जो आपकी ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई है उसका मुख्यालय भी आपके खेरवाड़ा कर दिया गया। तो ब्रिटिशों ने सैनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से भी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से भी दोनों ओर से कार्य करते हुए भीलों पर आपके नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, भील क्षेत्र में आपके शांति बनाए रखने का प्रयास किया। और इसके बाद में एक छोटा सा आपके 1855 के आसपास मेवाड़ में फिर से भील अशांति में दिखाई देती है, लेकिन उसका दमन कर दिया गया मेवाड़ भील कोर की सहायता से। और फिर 1855 से लेकर 1860 तक हमें किसी प्रकार की कोई भी भील जनजाति के द्वारा ब्रिटिशों के विरुद्ध की गई कोई महत्वपूर्ण घटना में नजर नहीं आती है। अंतिम 5-7 साल शांति से इन क्षेत्रों में आपके गुजार लिए जाते हैं। अब 1861 से फिर से ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि फिर से भीलों ने आपके आंदोलन करना प्रारंभ किया गया है। तो 1860 तक हमने जो घटनाएं हैं भीलों की वो सारी पढ़ ली है। यहाँ पर विद्यार्थियों एक और बात हमें समझनी है कि जो एक सैनिक टुकड़ी स्थापित हुई है मेवाड़ भील कोर की, या फिर हमने पहले पढ़ी थी मेर रेजिमेंट की, या फिर हमने उससे पहले और पढ़ी थी मीना बटालियन की, तो आखिरकार ये सैनिक टुकड़ियां स्थापना के पीछे उद्देश्य केवल शांति बनाए रखना होता था, ये क्या होता था? तो केवल सैनिक टुकड़ियों की स्थापना के पीछे जो ये सैनिक टुकड़ियां हैं उन सैनिक टुकड़ियों की स्थापना के पीछे ब्रिटिशों का मंतव्य क्या रहता था? तो विद्यार्थी जैसे मान लीजिए कोई आपके सैनिक टुकड़ी स्थापित की है, तो सैनिक टुकड़ी स्थापित करने में होता क्या था? जैसे मेवाड़ भील कोर की स्थापना की है, तो मेवाड़ भील कोर की स्थापना मेवाड़ के अंदर उसके आसपास रहने वाले जो भील जनजाति उन्हीं से की जाती है, भीलों को इसमें शामिल किया गया। भीलों को लेकर ही जो टुकड़ी बनी सैनिक टुकड़ी, उसी का नाम मेवाड़ भील कोर है। अब सबसे पहले यहाँ पर हमारे सामने बात आती है कि आखिरकार मेवाड़ भील कोर बनाने के पीछे अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था? तो सबसे पहले विद्यार्थियों अंग्रेजों का यह मानना था कि जो भील क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, उसको ब्रिटिश सही तरह समझ नहीं पाएंगे, ब्रिटिश सेना समझ नहीं पाएगी, ब्रिटिश पदाधिकारी समझ नहीं पाएंगे। भीलों की इस कलाकृति को भील ही समझ सकते हैं।
तो भाई को भाई से लड़ाना है, भीलों को भीलों से लड़ाना है। भील जिस इस्लाकृति में रहते हैं उन इस्लाकृतियों को भील ही जानते हैं। तो क्यों ना भीलों के अंदर के तो फूट डाली जाए और एक समूह को हमारे साथ लिया जाए और उस हमारे साथ आने वाले समूह से एक सैनिक टुकड़ी बना दी जाए। तो सबसे पहले भाई को भाई से लड़ा दिया जाए, ये उद्देश्य था। फिर दूसरा उद्देश्य था भौगोलिक स्थिति का। ब्रिटिश मेवाड़ के अंदर निवास करने वाली भीलों की भौगोलिक स्थिति से परिचित नहीं थी। तो ब्रिटिशों को लगा कि भीलों के अंदर जो भौगोलिक स्थिति को अच्छी तरीके से जानते हैं वे भील अगर हमारे साथ आ जाएंगे तो आक्रमण करना सरल होगा, वहां पर शांति बनाए रखना आपके सरल होगा। तो एक आपके विद्यार्थियों ये भी यहाँ पर हमें कारण नजर आता है। इसके बाद विद्यार्थियों जो हमें और इसमें जो तीसरा में जो कारण नजर आ रहा है इस सैनिक टुकड़ी की स्थापना का, ब्रिटिशों का मानना था कि हम भीलों की जो आपकी भौगोलिक जो आपकी स्थितियां हैं, जो भौगोलिक क्षेत्र हम उसमें सीधे प्रवेश नहीं कर पाएंगे, हमें कोई ना कोई ऐसा सुरक्षा चाहिए जो हमें उनके क्षेत्र तक ले जाए। तो जैसे मेवाड़ भील कोर बनी तो कुछ भील अब आपके अंग्रेजों के समर्थक हो गए और इन्हीं समर्थकों का सारा लेकर जो ब्रिटिश पदाधिकारी वो कहाँ जा रहे हैं, आपके भीलों के क्षेत्र में जा रहे हैं। उससे पहले अगर कोई ब्रिटिश पदाधिकारी भीलों के क्षेत्र में जाता तो हो सकता है उन पर हमला कर दिया जाता, उनको मार दिया जाता, पर क्योंकि अब उन ब्रिटिश समर्थकों ब्रिटिश पदाधिकारियों की सुरक्षा करने के लिए स्वयं भील आगे आए हैं, तो उन क्षेत्रों में जाना भी उनके लिए एक प्रकार से आसान हो गया। तो भाई को भाई से लड़वा दिया गया, भीलों की इस्लाकृति को अच्छी तरह समझ लिया गया, भील क्षेत्र में आपके प्रवेश कर लिया गया। और देखिए जब ये मेवाड़ भील कोर बनी तो अब अंग्रेजों को लगा कि अब भील क्षेत्र के अंतर्गत घुसपैठ करना भी आसान हो गया। किसी भी व्यापारी को, किसी भी महाजन को, किसी भी किसान को भील क्षेत्र में निवास करने के लिए अब उनको सुविधा दी जा सकती है, क्योंकि वहां पर हम धीरे धीरे शांति स्थापित आपके कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें यहाँ नजर आ रही है, इस राशि के अंतर्गत सेना का गठन आपके अंग्रेजों ने किया, जो शांति स्थापित हुई है उसका लाभ आपके अंग्रेजों को मिला, जो क्षेत्र विस्तार हुआ है वो आपके अंग्रेजों को हुआ, लेकिन जो सारा का सारा पैसा है वो भारतीयों ने दिया। यानी भारतीयों के पैसों पर ब्रिटिशों ने अपनी सत्ता का विस्तार कर लिया। यह भी एक उद्देश्य था इस प्रकार की सैनिक टुकड़ी स्थापित करने का। हालांकि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पत्रों में सवाल नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मान लीजिए कोई आप इंटरव्यू देते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो गया, आरएस का हो गया, और वहां आपसे पूछ ले एक प्रकार से ऐसा कोई काल्पनिक प्रश्न के इन सैनिक टुकड़ियों के उद्देश्यों के पीछे उद्देश्य क्या था, जो सैनिक टुकड़ियां स्थापित हो रही है इनके पीछे उद्देश्य क्या है। तो यह उद्देश्य है कि एक पक्ष को आपस में लड़ा देना, जो जिस पक्ष के खिलाफ हम संघर्ष करें उनमें से कुछ व्यक्तियों को तोड़कर अपने साथ लाना, और जो हमारे विरोधी पक्ष है उनके क्षेत्र में घुसपैठ करना, उनके क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना और दूसरे के खर्च पर अपनी सत्ता का विस्तार करना। यह है विद्यार्थियों इस प्रकार की सैनिक टुकड़ियों की स्थापना के पीछे उद्देश्य। तो इस क्लास में हमने इस आंदोलन के जो प्रमुख कारण है उनको देख लिया और घटनाओं को पढ़ना हमने शुरू किया है, और उन घटनाओं में हमने जो स्वतः स्फूर्त आंदोलन है उसका एक पक्ष हमने देख लिया 1818 से लेकर 1860। अब जो अगली क्लास होगी उस अगली क्लास में हम 1861 से लेकर 1900 के बीच होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उन घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर जो उसके बाद जो क्लास होगी उसमें हम भगत आंदोलन और उसके बाद में एकी आंदोलन और तत्पश्चात हम जो लासोड़ी आंदोलन उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।